हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने 2019 का पेपर करे थे, 12 क्वेश्चन करे थे। तो आज उसमें जो 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं 2019 के, पहले मैं वो कर रहा हूँ। यदि वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद शुरू करूँगा मैं 2018 के। सही है। तो देखिए अब कल 2019 में अब आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। किस किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, वेग पर, आयाम और आवृत्ति पर और केवल आवृत्ति पर। सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। तो ये सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा E बराबर 2 पाई m n स्क्वायर और a स्क्वायर, यह होता है सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा का फॉर्मूला। कुल ऊर्जा का ये सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला ये। अब यहां पर 2 पाई ये कांस्टेंट है, m कण का द्रव्यमान, n होती है आवृत्ति और a होता है आयाम। चूंकि ऊर्जा के समीकरण में आवृत्ति और आयाम दोनों आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि उस सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा आवृत्ति और आयाम दोनों पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा आयाम तथा आवृत्ति पर। ठीक है। 14 क्वेश्चन। 2 कूलाम आवेश को Q बराबर 2 कूलाम आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। अब ये देखिए, एक पॉइंट का विभव है 118 वोल्ट, दूसरे पॉइंट का विभव है 128 वोल्ट। हमें यहां से यहां ले जाना है आवेश को। इनके बीच में विभवांतर कितना है? विभवांतर 10 वोल्ट। और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर विभवांतर गुणा आवेश, W बराबर VQ, विभवांतर 10, आवेश 2, 20 जूल। तो आपको 20 जूल कार्य करना होगा। सही है। अगला 14। एक बार दाब से क्या तात्पर्य है? एक बार दाब, देखिए एक बार दाब होता क्या है? इस वक्त वायुमंडल हमारे ऊपर जितना प्रेशर डाल रहा है, इसे कहते हैं हम एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब को हम कहते हैं एक बार। सही है। और इसका क्या? हाँ देखिए, तो ये हो गया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा इसका सी। देखिए गुप्त ऊष्मा की CGS इकाई क्या है? गुप्त ऊष्मा की आप कह रहे हो, गुप्त ऊष्मा होता क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब हम अवस्था परिवर्तित करते हैं, जैसे 0 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री के जल में बदलते हैं, अवस्था परिवर्तन के समय किसी पदार्थ के 1 ग्राम के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे 0 डिग्री की 1 ग्राम बर्फ को और 0 डिग्री के जल में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे कहेंगे हम बर्फ की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए। सही है। अब मान लीजिए आपने m ग्राम बर्फ है, m ग्राम बर्फ को पिघलाया। जब अवस्था परिवर्तित होती है तो ताप परिवर्तित नहीं होगा। तो m ग्राम बर्फ को आपने 0 डिग्री बर्फ को 0 के जल में बदला, तो कितनी ऊष्मा चाहिए? Q ऊष्मा। तो m ग्राम के लिए तो Q, और 1 ग्राम के लिए Q/m। और 1 ग्राम के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को हम प्रदर्शित करते हैं L से, तो L बराबर Q/m। ये L जो है इसे कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। आपने कहा इस गुप्त ऊष्मा की CGS इकाई, CGS आपको मालूम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। तो मात्रक हो गया कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, यदि जल का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान क्या होगा? देखिए आपको मालूम होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संबंध
C/5 F -32/9। आपने कहा जल का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में मान दे रखा है, सेल्सियस में पूछा है, तो C/5 95/32/9 कितना आएगा? 5 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 9 7 63 और 5 का कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, C बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पैमाने पर मान होगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 18 आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग करते हुए R का मान ज्ञात कीजिए। आदर्श गैस समीकरण आपको मालूम है, PV बराबर RT, FTP पर 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु का मतलब है 1 मोल, सही है, का आयतन 22.4 लीटर होता है। आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब दिया, 1 लीटर में 3 मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ ये कह रहे हैं। FTP पर आपको निकालना है। FTP पर स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो हमने अभी बताया था। और FTP पर टेम्परेचर लेते हैं हम 273 केल्विन FTP पर, ठीक है। हमें R का मान निकालना है। R बराबर क्या हो गया? PV/T, P 10⁵, V 22.4 × 10⁻³ और बटे T 273। बस इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ही आएगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। इसका आंसर होगा पहला। CGS पद्धति में बल की इकाई क्या है? आपको मालूम है, MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और CGS पद्धति में डाइन होता है। डाइन होता है, ठीक है। हाँ, डाइन 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। न्यूटन और डाइन में संबंध है। नेक्स्ट 19 वाली बता दिया हमने आपको। 20 क्या है? तो 7 मिलीमीटर आयाम के साथ सरल आवर्त गति करते एक कण का अधिकतम वेग 4.4 मीटर पर सेकंड है। अधिकतम वेग V मैक्सिमम 4.4 मीटर पर सेकंड। आयाम गैस का 7 मिलीमीटर, आयाम को A से 7 मिलीमीटर आयाम के साथ दोलन कर रहे कण का अधिकतम वेग कितना है? दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल निकालना है। सबसे पहले अधिकतम वेग का फॉर्मूला V मैक्सिमम बराबर A ओमेगा, सही है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग V मैक्सिमम बराबर क्या? A ओमेगा। ओमेगा मतलब कोणीय वेग। ये पेपर जो सेट किया होगा, जिसने भी सेट किया है, किसी इंटर से ऊपर वाले ने सेट किया है। इसमें फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन अधिकतम मैंने देखे हैं 25 में से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटर लेवल के हैं। अब अधिकतम वेग का फॉर्मूला T A ओमेगा होता है। कैसे मालूम कि A ओमेगा होता है? ये था, आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, अभी नहीं पढ़ा, हाई स्कूल तक तो यह ही नहीं। यदि मैं आपसे कह दूं सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम वेग का फॉर्मूला होता क्या है? वेग का बताओ। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग V, फॉर्मूला होता है इसका ओमेगा √A² - y²। ये वेग का फॉर्मूला है, सही है। अब A तो होता है आयाम, जैसे कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, सही है। इधर उधर घूमेगा, कण इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, ये सरल आवर्त गति कर रहा है। ये अपनी माध्य स्थिति से अधिक जितना जाएगा इसे हम कहते हैं आयाम, सही है। और
जो भी दूरी मापी जाएगी, ये तो हो गया आयाम। y होता है इसका साम्य स्थिति से विस्थापन। जैसे यहां से कण यहां पर है तो विस्थापन y ये होगा। यहां पर आपको वेग निकालना है कि वेग कितना होगा। किसी भी पिंड का आयाम तो निश्चित है कि गया और फिर यहां से लौट के आया, फिर इधर गया, फिर लौट के आया, तो आयाम तो निश्चित हो गया। लेकिन आपने कहा कि भाई जब ये यहां जा रहा है इस पॉइंट पर वेग कितना होगा, तो पहले बताओ ये यहां से विस्थापन कितना है, वाई। ओमेगा होता है कोणीय वेग, सही है। अब ये भी निश्चित है, ये निश्चित है। वाई का मान जब पिंड यहां होगा तो वाई का मान इतना होगा, तो वाई का मान लगातार बदलता जाएगा। जब वाई का मान अलग अलग होगा तो अलग अलग पॉइंट पर वेग भी अलग अलग होगा। अब ये बताइएगा, यदि पिंड यहां पर आ जाए, यहां पर, सही है, जब पिंड यहां पर होगा तो विस्थापन कितना होगा, कितना, a। तो y का मान a के बराबर होगा, और y का मान जब a के बराबर होगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 का अंडर रूट 0, और गुणा करूंगा तो वेग कितना जाएगा, 0। अर्थात अपने अधिकतम विस्थापन पर सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग 0 होता है। कब, यहां पर। अब वैसे भी आपको मालूम ही है, जब कोई सरल आवर्त गति हो रही है, यहां से यह मध्य बिंदु है, यहां जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग कम होगा, और जब यहां पर गया वेग 0 हुआ, जब यहां वेग 0 हुआ फिर इसके बाद ये लौटना शुरू होगा, तो यहां पर वेग, जैसे आप किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे जैसे पिंड ऊपर जाता है उसका वेग कम होता जाता है, और उच्चतम स्थिति पर, अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग 0 होगा, और फिर ये पिंड लौटना शुरू होगा। इसी प्रकार सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का अपना वेग अधिकतम विस्थापन की स्थिति में 0 होगा। अब ये बताइएगा अधिकतम वेग होगा कहां पर फिर, अब यहां पर तो 0 हो गया, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, अधिकतम कहां होगा, बीच में, क्योंकि जैसे जैसे नीचे उतरना शुरू होगा इसका वेग बढ़ता जाएगा, सही है। और जब ये अपनी माध्य स्थिति पर आएगा तो वेग अधिकतम होगा, और फिर जब ये माध्य स्थिति को पार करेगा फिर वेग धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो अधिकतम वेग कहां होगा, माध्य स्थिति पर। और जब पिंड अपनी माध्य स्थिति पर होगा तो y का मान कितना होगा, 0, क्योंकि हम जो भी दूरी नाप रहे हैं वो माध्य स्थिति से नाप रहे हैं, और माध्य स्थिति पर यह पिंड, तो y का मान 0 होगा। और जब y का मान मैं 0 लगाऊंगा तो ये y स्क्वायर 0 हो गया, अंडर रूट का a स्क्वायर, और a स्क्वायर का अंडर रूट तो क्या आएगा, a ओमेगा। यदि तो मैक्सिमम वेग कितना आ गया, a ओमेगा। बात सही है। तो आपने कहा ये जो मैंने अधिकतम वेग का फॉर्मूला लिखा है a ओमेगा, वो यहां से लिखा है, क्लियर है। इसी में यदि त्वरण पूछ ले, त्वरण तभी आ गया, तो त्वरण बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये वाई विस्थापन है, तो बताइए अधिकतम त्वरण कहां होगा, अधिकतम त्वरण तब होगा जबकि वाई का मान अधिकतम हो, क्योंकि जैसे जैसे वाई का मान बढ़ेगा अल्फा का मान बढ़ेगा, बात सही है। तो वाई का अधिकतम मान कितना हो सकता है, ये जो विस्थापन है इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, a के बराबर, आयाम से ज्यादा तो हुआ नहीं, तो अधिकतम त्वरण कितना होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर a। माइनस तो केवल यह प्रदर्शित करता है कि इस त्वरण की दिशा इसकी विस्थापन के अपोजिट होती है। त्वरण जाएगा इधर तो वो पिंड जाएगा इधर, त्वरण लगेगा इधर, सही है। तो अधिकतम वेग की यदि कहीं बात करें हम सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की, तो ये ओमेगा अधिकतम त्वरण ये, और जनरल आप वेग कहें कि यदि आपने ये कह दिया होता कि किसी पिंड का कोणीय वेग इतना है तथा आयाम इतना है, आयाम का मान भी दे दिया, जैसे इसमें बोला है आयाम 7 सेंटीमीटर है, और ओमेगा का मान दिया होता, कहता साम्य स्थिति से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वेग ज्ञात कीजिए, तो वाई का मान कितना है, 2, आयाम तो 7 है,
और 2 पे पूछा है, तो तब मैं ये फॉर्मूला लगाता। और सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने लिखा ही था अभी, सही है, 2 पाई mn² a²। क्लियर है। और सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ये होता है आवर्तकाल। सही है। तो इस सरल आवर्त गति में इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बता, यदि ये कोई पिंड गति कर रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, आवर्तकाल हो सकता है, और क्या होगा, और उससे क्वेश्चन आ नहीं सकता। जैसे इसी पर देखिए, सरल आवर्त गति के 2 ही क्वेश्चन आ गए इसमें, कि सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, और एक सरल आवर्त गति के पास ये आ गया। अब देखिए, आपको आयाम दिया है, अधिकतम वेग दिया है, और पूछा क्या है, पूछा है दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। टी पूछा है, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। 2 पाई तो कांस्टेंट है, बस मुझे ओमेगा पता हो तब तो आवर्तकाल निकल जाएगा। वी मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, ये कितना है 4.4। यहां से ए का मान मालूम है, ए का मान मालूम है, तो किसका मान निकाल लूंगा, ओमेगा का, और ओमेगा का मान यहां लगा दूंगा तो पता चल जाएगा आवर्तकाल। सही है। तो ए का मान कितना, 7 मिलीमीटर, और ये है मीटर पर सेकंड, तो मैं आयाम को भी मीटर में बदल लेता हूं। तो 7 मिलीमीटर को 7 गुणा 10⁻³ क्लियर। और ओमेगा बराबर 4.4, ओमेगा बराबर 4.4 अपॉन 7 गुणा 10⁻³ क्लियर। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई का मान 22/7 ला देते, चलो 22/7, और ओमेगा का मान 4.4, और बटे में ये तो ये ऊपर आ जाएगा 7 गुणा 10⁻³ 7 से 7 कट गया, पॉइंट हटाऊं तो 0 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 2 से 10, ये आ जाएगा 10⁻², 10⁻² सेकेंड, यानी कि 0.01 सेकेंड। अब आंसर देख लो आप, क्या है इसमें आंसर, 0.01 सेकेंड, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए बस। तो सरल आवर्त गति का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लो, क्लियर। ओके, 20 के बाद 21 ना, देखिए मैथ का क्वेश्चन था, मैंने कल मैथ वालों को भी दिखाया था, वो कोण पूछा है केंद्र पर, ये मैथ का क्वेश्चन है। हम करते हैं 22। 100 मीटर लंबी ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति कर रही है, कितने समय में यह 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करेगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ये पुल है 100 पुल है 1 किलोमीटर लंबा, और इस पुल को यहां से यहां तक पुल है, इस पुल को ये ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन पार कर रही है, 100 मीटर लंबी ट्रेन। तो इस पुल को पूरी तरह पार करने के लिए ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 1 किलोमीटर 100 मीटर, मतलब 1000 मीटर ये, 100 मीटर ये, कुल दूरी हो गई 1100 मीटर। यानी किसी पुल को पूरी तरह पार करने में चली गई दूरी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो चली गई कुल दूरी कितनी आ गई, 1100 मीटर। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहिए तो इसको भी आंसर किसमें दे रखा है, आंसर सेकंड में है, तो चलो इसको भी मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले रहा हूं। या नहीं, यदि मान लीजिए आंसर घंटा में होता तो इसको क्यों चेंज करता, मैं तो दूरी को किलोमीटर में चेंज कर लेता। सही है। तो 60 गुणा 5/18, 6 धाई 60 और 6 3 18, 10 पंजे 50, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई चाल।
हमें पूछा कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 1100 और बटे चाल है 50/3, 50 नीचे 3 ऊपर, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 22 3 66 सेकेंड। क्या है आंसर? 66 सेकेंड, सही है। नेक्स्ट 73 और 74 75। पहले मैं 25वां क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूं, छोटा सा है कि जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। 25वां, एक जूल में, जूल होता है ऊर्जा का एम के पद्धति में मात्रक और अर्ग होता है सीजीएस में। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये संबंध है। इससे पहले 74, चलो 13 और 23वां और 24वां एक साथ करता हूं, सब कर दूंगा ना, उतारोगे आप। देखिए, जब हम किसी मोड़ पर मुड़ते हैं, मोड़ पर, अच्छा वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर सड़क में ढाल दे दिया जाता है, सही है। यदि सड़क में ढाल ना दिया जाए तो क्या होगा? गाड़ी, इन्होंने कहा गाड़ी स्लिप हो जाएगी। देखिए, यदि कहीं हम प्लेन सड़क पर, अब हर जगह तो मोड़ नहीं दिया जा सकता, गली मोहल्लों में भी क्या सड़क ऐसे जा रही है और बिल्कुल 90 डिग्री पर दूसरी सड़क ऐसे जाती है, तो क्या वहां पर मुड़ने के लिए मोड़ दिया जाता है? गली मोहल्लों में तो मोड़ नहीं होता, लेकिन हाँ जहां पर भारी वाहन चलने होंगे, सही है, हाईवे वगैरह पर, आप ज्यादा देखो यहीं पर, तो आप क्यामपुर मोड़ पर ही देखो, क्यामपुर मोड़ पर जब हम मुड़ते हैं तो वहां पर सड़क को ही ढाल दे दिया जाता है। क्योंकि जब हम प्लेन सड़क हो और आपसे कह दिया जाए मोटरसाइकिल या साइकिल से कि यहां पर मुड़ना है, सड़क प्लेन है, आप क्या करते हो? आप अपनी बाइक झुका लेते हो। जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतनी आप झुकाते, साइकिल भी झुका लेते हैं, मोटरसाइकिल भी झुका लेंगे। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही हमें झुकाना पड़ता है, सही है, जिससे कि वो फिसले नहीं। लेकिन अब मान लो हाईवे पर बस और ट्रक चल रही हैं या कार वगैरह चल रही हैं, अचानक मोड़ है, प्लेन सड़क हो, तो वो तो अपने आप को नहीं झुका पाएंगे। तो वहां पर वो गाड़ियों को झुकाने के लिए करते क्या, हम लोग सड़क को ही झुका देते हैं। जब सड़क झुकी हुई होगी तो जब वाहन सड़क पाएंगे तो वाहन अपने आप ही झुक जाएंगे। चाहे सड़क हो या ट्रेन की, आप पटरियां देख लेना, जहां ट्रेन वहां आ रहा हो, घुमाव आ रहा होगा, तो वहां पर पटरियां भी झुकी हुई होती हैं। एक जिधर अंदर झुकाव होता है, अंदर वाली पटरी नीचे और बाहर वाली ऊंची होती है। ट्रेन भी वो होती है, उठ जाती है, थोड़ी झुक जाती है इस तरह से। तो यहां पर ऐसा क्यों झुका जाता है? जिससे कि हमें झुकने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल सके। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसे उस वृत्तीय पथ पर यानी घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या है? अभिकेंद्र बल बराबर mv² बटे m, देखिएगा, m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या, सही है। यदि आपने गौर किया हो, जितना ज्यादा वेग होगा आप उतना ही ज्यादा मोड़ लेकर घुमाएंगे, त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी, सही है, जिससे कि हमें मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। अब आपने ये भी देखा होगा, जो सड़क होती है, जब हम अभिकेंद्र बल, जो अभिकेंद्र बल है हमें कहां से प्राप्त होता है? सड़क खुरदुरी होती है, सड़क और टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से। ये जो अभिकेंद्र बल हमें प्राप्त होता है घूमने के लिए, वो कहां से? सड़क और टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होगा, सही है। यदि घर्षण बल इस बल से ज्यादा है, घर्षण बल ज्यादा है, अभिकेंद्र बल कम है, तो आप बिना स्लिप करे आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन आपको अभिकेंद्र बल चाहिए ज्यादा और
घर्षण मिला कम, क्या होगा? तो आपकी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा यदि बरसात हो गई हो, सड़क चिकनी हो और तब उस पर आप अपनी गाड़ी का मोड़ना अचानक, क्योंकि सड़क पानी से गीली हो चुकी है तो खुरदुरी कम है, चिकनी हो गई है सड़क, तुरंत घर्षण बल कम मिलेगा, गाड़ी स्लिप कर जाएगी। सही है। या फिर और उसमें एक काम और हो, आपकी साइकिल के जो या गाड़ी के जो पहिए हों वो एकदम घिस चुके हों, पहिए एकदम चिकने हो गए हैं और तब उस पर चला देना जरा, क्या होगा? तब भी स्लिप कर जाएगी। तब सूखे पर भी हो सकता है स्लिप कर जाए। तो इसके लिए हमें घर्षण बल हमें प्राप्त होता है सड़क और पहिए के बीच लगने वाले घर्षण बल से। तो घर्षण बल कितना होता है? घर्षण बल जो है वो म्यू एम जी के बराबर होता है। सही है। अधिक से अधिक हमें घर्षण बल कितना मिलेगा? इतना। और हम चाहते हैं, हम ये आपसे ये कहें कि हम अधिक से अधिक कितनी स्पीड से उस रास्ते पर मोड़ सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके द्वारा जो अभिकेंद्र बल है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण बल के बराबर हो जाए। यदि आपने इतनी स्पीड बढ़ा दी कि आपका जो अभिकेंद्र बल चाहिए वो घर्षण बल से ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? स्लिप कर जाएगी। तो अभिकेंद्र बल ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? घर्षण बल के बराबर। सही है। तो अधिकतम स्पीड के लिए देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेग मैक्सिमम है। यदि वेग अधिकतम है तो ये अधिक से अधिक ये जो अभिकेंद्र बल है किसके बराबर होना चाहिए? घर्षण बल। नहीं तो अभिकेंद्र बल हमेशा घर्षण बल से कम ही होना चाहिए, तब आप आराम से निकाल लोगे। सही है। और ज़्यादा आपने चाल बढ़ाई तब भी हो सकता है तब भी बिना फिसले निकल गई, और चाल बढ़ाई और बिना फिसले तब भी निकल गई। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई, यदि अब आपने चाल थोड़ी सी बढ़ाई, अब फिसलने की स्थिति में ही थी, फिसलने की स्थिति में ही थी, वो तो आप निकाल लिए गए, यानी कि वो एकदम सीमांत बाउंड्री पर ही थे आप, तो वो मैक्सिमम चाल थी, वो मैं मैक्सिमम चाल निकाल रहा हूं। सही है। मैक्सिमम 40। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए? म्यू एम जी के बराबर। सही है। एम से एम काट दिए, वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर म्यू आर जी, और वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में म्यू आर जी। म्यू कहलाता है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। सही है। अच्छा जी, अब म्यू का मान डिपेंड करेगा, म्यू का मान डिपेंड करेगा उस तल के खुरदुरेपन पर। तल जितना ज़्यादा खुरदुरा होगा म्यू का मान उतना ही अधिक होगा। म्यू का मान तल जितना चिकना होगा म्यू का मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। जैसे हम चल रहे हैं, देखिए यार, हम चल रहे हैं, हमको भी चलने के लिए घर्षण बल चाहिए। हम ये बताओ, हम आगे की ओर चल रहे हैं, घर्षण बल किधर लग रहा है? बिल्कुल गलत, आगे की ओर लग रहा है भाई साहब, घर्षण बल पीछे नहीं लग रहा है। कैसे? अब आपको चल तो आप ये सोच रहे होगे घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, यही तो पढ़ा है आपने। और जब हम आगे चल रहे हैं तो घर्षण बल पीछे लगना चाहिए, आपने पढ़ा बिल्कुल सही है, लेकिन सोचा नहीं। ये बताइए, मेरा पैर जब मैं आगे चल रहा हूं तो मेरा पैर किधर जा रहा है? पीछे की तरफ। अरे भाई साहब, ये पीछे जा रहा है। आप चल के देखो, इसको मैं ऐसे करके उठाता हूं पैर को, वो घिस नहीं रहा हूं, ये चलने का तरीका यही है। तो पैर किधर जाता है? पीछे की ओर। और जो पैर और जमीन के बीच जो घर्षण बल है वो लगता है आगे की ओर, तो मेरा पैर यहीं कहीं रुक जाता है। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो मेरा पैर किधर जाएगा? पैर रुकेगा ही नहीं। जब पैर रुकेगा नहीं तो मैं किधर करूंगा? आगे की ओर। पैर तो पीछे भाग गए ना, पैर पीछे भागेंगे। आइए बताओ आप, मार्बल फर्श पर
सही है, खूब चिकना मार्बल एकदम ग्रेनाइट वाला, और उस पर तेल और डाल दिया साहब सरसों का, और चिकना कर दिया, और ऐसा तेल डाला कि और चिकना कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अब आप उससे चलो जरा, उसमें जरा ये चलने की तो छोड़ो, मैं तो थोड़ा तेज चलना, क्या हुआ? आप किधर गिरते हो, आगे या पीछे? मुंह के बल आगे गिरोगे, क्योंकि जैसे ही आप पैर बढ़ाओगे घर्षण बल मिलेगा ही नहीं, घर्षण बल मिलेगा ही नहीं, मुंह के बल आगे की ओर गिरेंगे। सही है, तो ये जो किसकी वजह से हम चल पा रहे हैं? घर्षण के कारण। अब सोचिएगा, यदि ऐसा तल बना दिया जाए, सुनिएगा, ऐसा तल बना दिया जाए जो सुपर चिकना, मतलब उससे चिकना हो ही नहीं सकता है, इसका अर्थ यह है उसके लिए म्यू का मान कितना होगा? 0। जब 0 होगा तो घर्षण बल कितना मिलेगा? 0। घर्षण बल मिलेगा ही नहीं भाई साहब, एकदम उठाओ तो सही, हल्का सा रखो, तुरंत टन दीना पैर पीछे जाएगा, घर्षण बिल्कुल 0 है। आप खड़े हो वो भी बहुत संभल के, बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा भी वजन भी हल्का सा इधर हुआ, तुरंत वजन आपको पीछे धकेल देगा, वजन भी पीछे धकेल देगा आपको, आप आगे की गिर जाओगे। 100% एकदम सीधे खड़े होगे कि जो गुरुत्व केंद्र हो बॉडी का वो एकदम पैरों से होगे गुजर रहा हो। इस वक्त मैं ऐसे तिरछा भी हो गया, बात सुनिएगा, तिरछा भी हो गया तब भी नहीं गिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिएगा पैर पीछे भागना चाह रहे हैं, घर्षण बल रोक रहा है, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी झुकते झुकते मैं आगे की गुरुत्व केंद्र आ गया, इतना जाएगा कि मैं गिर जाऊंगा। सही है, आपने पूछा म्यू का मान कितना होता है, बताइए कितना होता है म्यू का मान? मैं कहना चाह रहा हूं, जितना ज्यादा खुरदुरा होगा उतना ही अधिक होगा, और बिल्कुल ही सुपर खुरदुरा उसके लिए म्यू का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी सभी तलों के लिए म्यू का मान किसके किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा। आप 0.1 बोलो, 0.2 बोलो, 0.3 बोलो, मैंने कह दिया एक का घर्षण गुणांक 0.3 और एक का 0.7 है, बताओ कौन ज्यादा खुरदुरा है? 0.7 वाला। बात सही है, ओके। अब ये इसीलिए यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो म्यू का मान आपको दिया होगा साहब, हमें क्या लगाऊंगा सर, तले क्या लगाऊं म्यू का मान? ओके, अब सुनिए क्वेश्चन सुनिए। एक समान स्तर की सड़क में झुकाव पर त्रिज्या 100 मीटर है, त्रिज्या 100 मीटर है, घुमाव पर कार की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। अधिकतम चाल जिस पर वह बिना फिसले घूम सकती है यदि टायर एवं सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.8 है, 0.8 है, तो म्यू बराबर 0.8। बी मैक्सिमम पूछा है, अरे सुन लो भाई साहब, वैसे ही मौका इतना कम मिल पाता है। वी मैक्सिमम अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू का मान 0.8, आर 100 और जी का मान 9.8। पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये पॉइंट, क्यों? क्योंकि 8 और 98 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 49, 8 दूनी 16 और 16 का मूल 4 और 49 का मूल 7, 7 चौक 28 मीटर पर सेकंड। बात सही है, तो ये अधिकतम चाल निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट 74 और मतलब 24वां, 50 मीटर पर सेकंड की यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण क्या होगा? चाल कितनी है इसकी? 50 मीटर पर सेकंड। यदि यह 250 मीटर त्रिज्या के वक्र पर चक्कर लगाती है, यदि यह 250 मीटर त्रिज्या के वक्र पर, त्रिज्या इसकी 250 मीटर, त्वरण पूछेगा आप। त्वरण आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, तो ये A बराबर क्या है? V² बटे R।
V मालूम है, R मालूम है, यही तो निकालना है। तो अभिकेंद्र, ये त्वरण अभिकेंद्र, इसे बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। A बराबर V स्क्वायर बटे R, 50 गुणा 50 बटे 250, 50 पंजे 250, 5 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया पूरा 2019 का पेपर। ठीक है।